काव्या की आंखों में इस वक्त शांति नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बारे में काफी बार सोचा हो। वहीं आदित्य की आंखों में गुस्सा था। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। चाहे तुम मेरी एक फेक गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, पर तुम सिर्फ मेरी हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और अगर तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी, तो मैं तुम्हारे साथ और उस इंसान के साथ क्या करूंगा, ये तुम नहीं सोच सकती। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने शांति से कहा, ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गई। पर मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि हम दोनों कब तक एक दूसरे के साथ इसी तरह से एक झूठे रिश्ते में रहेंगे। कुछ दिनों तक, उसके बाद मेरा क्या होगा? मुझे अपने लिए कुछ तो सोचना ही होगा। मैं जानती हूँ कि मेरा करियर एक्टिंग में आपकी मदद से ठीक से बन ही जाएगा, और मेरी खुद की मेहनत से भी। पर मुझे अपनी एक फैमिली भी बनानी है। अपना एक लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे, जो मुझे संभाल सके। मुझे अपना एक छोटा सा परिवार चाहिए। भले ही मैं अनाथ हूँ, पर मेरे भी सपने हैं कि कोई मेरा अपना हो, जिसके कंधे पर अपना सर रखकर मैं रो सकूं, जिसे मैं अपनी सारी परेशानियां शेयर कर सकूं, जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर चल सके। काव्या की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया। इस वक्त वह क्या कह रहा था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। भले ही वह काव्या को अपने साथ रखना चाहता था, पर कब तक, यह उसे खुद नहीं पता था। ना ही वह काव्या को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में वह जगह किसी और को वह बहुत पहले ही दे चुका था। आदित्य को चुप देखकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपके पास खुद इस बात का जवाब नहीं है, तो फिर आप क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के 2-3 साल आपके ऊपर बर्बाद कर दूं? पर क्या आप 2-3 साल बाद मुझे मेरा गया हुआ टाइम वापस लौटा पाएंगे? नहीं ना। तो प्लीज़ इस तरह से बिहेव मत कीजिए। जैसे सब कुछ चल रहा है चलने दीजिए। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं किसी और के करीब नहीं जाऊंगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपने सभी दोस्तों से अपना रिश्ता ख़त्म कर दूं। हमारा रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी मेरा अगर किसी से रिश्ता होगा, तो मेरे दोस्तों के साथ। मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ कोई देगा, तो मेरे दोस्त। आप अपने रास्ते पर निकल जाएंगे, मैं अपने रास्ते पर। आपके पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती है। पर मैं आपके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती। मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। पर मैं आपके लिए अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। प्लीज़। इतना कहकर उसने आदित्य के हाथ को अपने कंधे से हटाया और बालकनी के दूसरी तरफ जाने लगी। तभी आदित्य ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो मुझसे? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने शांति से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीने दें। मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ करने दें। वैसे भी हमारे बीच में कुछ स्पेशल नहीं है। हम बस एक बिजनेस डील की तरह एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने की डील को कंप्लीट कर रहे हैं। आपने कहा था 1 साल, तो 1 साल तक हम दोनों एक नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे के साथ रहेंगे। उसके बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पर आपका ये बिहेवियर कि मैं किसी लड़के के करीब ना जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। जब हमारे बीच में कोई इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं, तो फिर इस तरह से बिहेवियर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप भी किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहेंगे, तो मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं है कुछ कहने का। इस तरह से मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरह से मेरे मामलों में इंटरफेयर ना करें। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम बार बार एक ही बात रिपीट करके मुझे गुस्सा करने पर मजबूर कर रही हो। मैंने कहा ना, मेरी किसी चीज़ पर भी मैं किसी की नज़र नहीं पड़ने देता। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर भी तुम ये कह रही हो कि अगर तुम्हारी लाइफ में कभी कोई लड़का आया, तो मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करूं। लाइक सीरियसली, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी और लड़के के साथ घूमती फिरती रहोगी, तो मैं चुपचाप उसे और तुम्हें एक साथ घूमने दूंगा, बिना कुछ रिएक्ट किए? इस बार काव्या ने गहरी सांस लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए शांति वाली आवाज में कहा, आप चाहते क्या हैं? आपको खुद नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। काव्या की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया।
फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? आदित्य की बात पर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, एक फेक गर्लफ्रेंड जिसकी अहमियत उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इस तरह से आपकी भी अहमियत मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें कुछ दिनों तक पड़ेगी। उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इसलिए प्लीज़ इमोशनल अटैचमेंट का चक्कर मत लगाइए, क्योंकि अब मैं किसी से जुड़कर खुद को तोड़ना नहीं चाहती। मैं खुद से खुद को जोड़ना चाहती हूँ। मैं खुद को इतना मजबूत बना देना चाहती हूँ कि इस लाइफ में मुझे कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने की मेरी बहुत मदद की है। शायद आप ना होते तो मैं आज जिंदा भी ना होती, पर आपका भी इसके लिए कोई स्वार्थ था, इसलिए आपने मुझे बचाया और मैं आपकी एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर एक चीज़ आपकी मर्जी से करूं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने इस बार चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक तुम सिर्फ मेरी हो। और तुम क्या समझती हो, मुझे ऐसा कोई मतलब नहीं है। बस मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर मैं आगे से तुम्हें किसी लड़के के साथ हंसते हंसते बात करते देखा या किसी लड़के से ज़्यादा क्लोज देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चाहे तुम इसे मेरा पागलपन समझो, ज़बरदस्ती समझो, जिद समझो या कुछ और, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा हूँ, ऐसा था और ऐसा ही रहूंगा। जो मेरी है वह सिर्फ मेरी है। आदित्य की बात सुनकर इस बार काव्या ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जब आपकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है तो फिर इस तरह के बिहेवियर का क्या मतलब समझूं मैं? क्या आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैं उतनी इम्पोर्टेंट हूँ जितनी किसी रियल गर्लफ्रेंड की अहमियत उसकी बॉयफ्रेंड की लाइफ में होती है? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं यह नहीं समझना चाहती, क्योंकि मुझे पता है आगे चलकर मेरा दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल आपसे जुड़ जाए। काव्या की बात सुनकर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। काव्या की आंखों में इस वक्त आंसू थे। उसने काव्या के कंधे से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही सुना। मेरा दिल बगावत करना चाहता है और मैं उसे बगावत नहीं करने देना चाहती। ये दिल आपकी तरफ आने के लिए जिद कर रहा है, पर एक बार फिर से इश्क में फरेब झेलने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। काव्या ने डायरेक्ट आदित्य को अपने दिल की बात बता दी थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। वह समझ गई थी कि उसके दिल में धीरे धीरे आदित्य के लिए फीलिंग्स आ रही है, इसलिए वह आदित्य को खुद से दूर करना चाहती थी। पर आदित्य उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिर में काव्या ने थक हार कर अपने दिल की बात उसके सामने रख दी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब आदित्य उसके बारे में क्या सोचता है। आदित्य भी समझ गया था कि काव्या के दिल में उसके लिए क्या है, इसलिए वह काव्या को चुपचाप देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या चाहिए। आखिर में उसने गहरी सांस लेकर काव्या की तरफ देखते हुए कहा, ओके, पर यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई और है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके अलावा मेरी लाइफ में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। काव्या को तो पहले इस बात का अंदाजा था कि जरूर आदित्य की लाइफ में कोई और होगा, इसलिए उसने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ, क्योंकि जब भी आप मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं आप खुद को इस तरह से रोक लेते हैं जैसे किसी ने आपको जकड़ा हुआ हो। इसलिए मैं खुद भी आपके करीब नहीं आना चाहती। इसलिए प्लीज खुद भी मुझसे दूर रहिए और मुझ पर इस तरह के हक मत जताइए। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपके दिल में कोई है जिस वजह से आप मेरे पास नहीं आ सकते, और मेरे दिल को ऐसी चोट लगी है जिस वजह से मैं किसी और के पास जाना नहीं चाहती। पर मैं नहीं जानती कि मेरा दिल मुझे कब धोखा दे देगा, इसलिए मैं जितना हो सके आपसे दूर रहना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी मुझसे दूर रहें। जब तक कुछ इम्पोर्टेंट ना हो हम एक दूसरे के सामने भी ना आए, और आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। अगर मुझे कोई लड़का पसंद भी आता है तो वह मेरी खुद की मर्जी होगी, पर मैं उसके साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी। रही बात आपकी,
तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है। अगर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करती हूँ और क्या नहीं। काव्या की बात सुनकर आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि काव्या ने उसे देखते हुए कहा, अब तो आप भी कह चुके हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो फिर आप उस पर और मुझ पर अपना हक कैसे जता सकते हैं? यह तो उसके साथ नाइंसाफी होगी ना। तो क्या आप उसके साथ नाइंसाफी करना चाहते हैं? नहीं तो प्लीज मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने काव्या की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तो ठीक है, आज के बाद जितना हो सके मैं तुमसे दूर रहूंगा। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। बस इतना याद रखना, अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की तो तुम्हें आदित्य कपूर का वह रूप देखने को मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना कहकर उसने काव्या को खुद से दूर किया और तेजी से बालकनी से रूम में आ गया। आदित्य के जाने के बाद काव्या घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसने कितनी मुश्किल से आदित्य से यह सब कहा था। उसने खुद से कहा, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर बिना किसी रिश्ते के सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं अपने दिल को दोबारा नहीं टूटने दे सकती। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मेरे दिल में आपके लिए आ रहा है वह गलत है, पर मैं अपने दिल को समझाना चाहती हूँ कि यह गलती दोबारा नहीं करनी है। दोबारा टूटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आप तो कुछ दिनों बाद मुझे छोड़ देंगे, पर जो मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स रहेंगे उनका मैं क्या करूँगी? इसलिए मुझे इन फीलिंग्स को खुद के अंदर मारना है, और उसके लिए मुझे आपसे जितना हो सके उतना दूर रहना होगा। पर आपको भी समझना होगा कि इस तरह से हमारे रिश्ते में आप मुझ पर अपना हक नहीं जता सकते। अब बस मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, और आपके लिए मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। कहकर काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और अपने रूम में आ गई। आदित्य पहले ही उसके रूम से चला गया था। काव्या ने गहरी सांस ली और अपने बेड पर जाकर लेट गई। उसकी आंखों के सामने आदित्य के साथ अपनी पहली मुलाकात, पहली किस, सब कुछ घूम रहा था। किस तरह से वह आदित्य से मिली जब सूरज ने उसे धोखा दिया था, सब सोचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही दुआ है कि ये इश्क दोबारा मेरे नसीब में ना हो, क्योंकि अब इस बेरहम इश्क से डर लगता है। कहकर काव्या ने अपनी आंख बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसने जागते जागते अपनी रात काट दी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बालकनी में खड़ा होकर लगातार सिगरेट पी रहा था। उसके आसपास कई सिगरेट पड़ी हुई थी जो बता रही थी कि उसने कितनी ज्यादा सिगरेट पी ली है। वह चांद को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को नीचे फेंककर पैरों से मसलते हुए कहा, बहुत शौक है ना मुझसे दूर रहने का काव्या सिंह, तो अब तुम्हारा शौक मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है आदित्य कपूर तुम पर मरता है? नहीं, अब मैं तुम्हें खुद से इतना दूर कर दूंगा कि तुम खुद मुझे देखने के लिए तड़प जाओगी, पर तुम मुझे देख नहीं पाओगी। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ अंकित, जो कि उसका असिस्टेंट, अपने घर में मजे से सो रहा था। उसने नींद भरी आंखों से अपना मोबाइल उठाकर बिना नाम देखे ही कहा, कौन है आधी रात को भी सोने नहीं देते? नींद नहीं आती तुम लोगों को, तो दूसरों की नींद खराब करोगे क्या? अंकित गुस्से से बिना नाम देखे सामने फोन पर आदित्य को सुनाया जा रहा था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह शेर के मुंह में अपना हाथ डाल रहा है। तभी उसके कानों में आदित्य की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अपनी जबान पर लगाम लगाओ अंकित, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह तुम बोलने लायक ही ना बचो। अंकित, जो कि गुस्से से फोन पर उस इंसान को सुना रहा था जिसने उसकी नींद डिस्टर्ब की थी, जैसे ही उसके कानों में अपने राक्षस बॉस की आवाज पड़ी, वह झटके से उठकर बैठ गया। वह समझ गया कि उसने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। वह इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तभी दूसरी तरफ से आदित्य ने गुस्से से कहा, कल सुबह तक मेरा यूएस जाने का इंतजाम करो, वह भी 1 महीने के लिए। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया, बिना अंकित को कुछ भी बोलने का मौका दिए। वहीं दूसरी तरफ बेचारा अंकित डरते डरते फोन को देख रहा था। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने कितने पाप किए थे जो ये इंसान मेरा बॉस बना है। अरे यार, हम इंसान हैं, हमें नींद आती है। अब अगर इसे नहीं आती तो इसमें इसका फॉल्ट है। इसका ये थोड़ी मतलब कि ये हमें भी सोने नहीं देगा।
अंकित बड़बड़ाता हुआ किसी को कॉल करने लगा। अगली सुबह काव्या की नींद खुली, तब उसके चेहरे पर सूरज की किरणें आ रही थीं। वह धीरे से उठकर बैठ गई। रात भर जागने के कारण उसकी नींद सुबह सुबह लगी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो टाइम देखते ही वह झटके से उठकर खड़ी हो गई। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं इतनी देर तक कैसे सो गई। उसने जल्दी से अपने बालों का मेसी बन बनाया और बेड से खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वह बाथरूम में चली गई और नहाकर बाहर निकली। अब वह किसी फ्रेश गुलाब की तरह लग रही थी। उसके चेहरे की वह परेशानी भी गायब हो गई थी। बाहर आने के बाद काव्या ने जल्दी से हल्का मेकअप किया और सीढ़ियों से नीचे आ गई। लिविंग रूम में आने के बाद उसकी आंखें एक ही इंसान को तलाश कर रही थी। भले ही उसने कहा था कि उसे आदित्य से दूर रहना है, पर वह खुद जानती थी कि अब उसे आदित्य की कितनी आदत पड़ चुकी थी। सुबह उसका चेहरा देखना, उसकी वह डांट सुनना काव्या के दिन की शुरुआत बन गई थी। जब काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे आदित्य कहीं नहीं दिखा, तब उसका चेहरा उतर गया। पर उसने खुद को समझाते हुए कहा, काव्या तूने खुद डिसाइड किया है ना, तुझे उससे दूर रहना है, फिर तू क्यों नहीं ढूंढ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आदित्य अपने प्राइवेट जेट में बैठकर यूएस के लिए उड़ान भर चुका था। उसकी फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी। उसके दिमाग में इस वक्त काव्या की बात थी। उसका चेहरा, उसका कन्फेशन, सब कुछ घूम रहा था। वह चाह कर भी काव्या के इनडायरेक्ट प्रपोज को नहीं भूल पा रहा था। उसने खुद से कहा, मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम बस कुछ दिनों के लिए मेरी लाइफ में हो, क्योंकि आदित्य कपूर की लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की थी और वही रहेगी। इसलिए मेरा भी तुमसे दूर जाना उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा मुझसे दूर रहना। कहकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर दी और थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी वह खुद को इस तरह से ज्यादा जागने की वजह से बीमार नहीं पड़ने देना चाहता था। कुछ देर बाद उसे जैसे तैसे करके नींद आ ही गई और वह अपने जेठ के रूम में आराम से सो गया। काव्या इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसे अकेला बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। इसलिए वह किसी चिड़िया की तरह धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रही थी। आखिर में जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने शोभा की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, शोभा आंटी, वह कहाँ गए। इतना कहकर उसने अपना चेहरा नीचे कर दिया। काव्या की बात का मतलब समझकर शोभा आंटी ने कहा, सर तो सुबह सुबह ही अमेरिका के लिए निकल गए। शोभा आंटी की बात सुनकर काव्या हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उसने कहा, क्या कहा आपने। काव्या को हैरान देखकर शोभा आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर ने आपको बताया नहीं, वह 1 महीने के लिए अमेरिका गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 1 महीने से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। शोभा आंटी ने काव्या के उदास चेहरे की तरफ देखकर प्यार से कहा, आप सो रही थी, इसलिए शायद वे आपसे मिलकर नहीं गए। आप ज्यादा उदास मत होइए, सर आ जाएंगे 1 महीने बाद वापस। शोभा आंटी की बात सुनकर काव्या ने एक नकली मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने लगी। हालांकि अब उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। वह समझ गई थी कि उसकी बातों को सुनकर ही आदित्य अमेरिका चला गया, पर वह भी तो यही चाहती थी कि वह और आदित्य जितना हो सके उतना दूर रहें। उसने खुद को समझाया और अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने रूम में वापस आ गई। रूम में आने के बाद उसने खुद को समझाते हुए कहा, काव्या, तुझे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनकी खुद की जिंदगी है, वह कुछ भी कर सकते हैं। तू तो उनके लिए बस कुछ दिनों तक उनकी एक नकली गर्लफ्रेंड है, जो कि उनके परिवार के सामने उनके साथ है, पर अकेले में उनके लिए तेरा होना या ना होना एक बराबर है। काव्या, तू इस तरह से खुद को भटकने नहीं दे सकती। एक बार प्यार में धोखा मिलने के बाद भी दोबारा उस तरफ तू चल नहीं सकती। तुझे बस अब खुद को इतना काबिल बनाना है कि आगे से कोई तुझे दो कौड़ी की लड़की कहकर ना छेड़े। कहते हुए काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त एक बार में सूरज लगातार शराब पी रहा था। उसकी हालत कुछ दिनों में काफी खराब हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन भी काफी कम हो गया था। यहाँ तक कि वह पहले से कहीं ज्यादा पतला भी लग रहा था। काफी देर तक ड्रिंक करने के बाद उसने ड्रिंक का गिलास साइड में रखा और अपनी नशीली आंखों से बार के काउंटर पर डांस कर रही लड़की की तरफ देखने लगा। उसने अपनी नशीली आवाज में कहा, काव्या, तुम इस तरह से डांस क्यों कर रही हो। वही सूरज को इस तरह से बोलता देखकर
बार काउंटर पर खड़े वेटर ने मन ही मन कहा, ये आदमी हर रोज किसी न किसी लड़की को काव्या समझ लेता है। पता नहीं है काव्या है कौन। जरूर इसकी गर्लफ्रेंड होगी जो इसे धोखा देकर भाग गई होगी। बहुत प्यार करता है बेचारा। शायद उसे अभी तक नहीं भुला पाया। हर रोज इतनी ज्यादा शराब पीता है। लड़की के चक्कर में हर कोई बर्बाद हो जाता है, कहकर वेटर मुस्कुराने लगा। वही सूरज नशे की हालत में उठकर अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ाने लगा। कुछ देर बाद स्टेज पर जाकर वह उस लड़की को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर उसके साथ काफी क्लोज होकर डांस करने लगा। उसने उस लड़की के गाल पर किस करते हुए कहा, काव्या तुम क्यों इतनी बदल गई? पहले तो तुम मुझसे ही प्यार करती थी, पर अब उस आदित्य के पैसे को देखकर तुम मुझे भूल गई ना? वह लड़की जो कि एक रैंडम बार डांसर थी, उसने सूरज की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं कौन है ये काव्या। हर रोज काव्या कहकर मेरे साथ डांस करता है, ये पागल आदमी। पर उस बार डांसर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका यही काम था। सूरज उसके काफी क्लोज होकर उसके साथ डांस कर रहा था, उसे यहाँ वहाँ टच कर रहा था। वह बार डांसर मजबूरी में यहाँ पर डांस करने के लिए आई थी। उसे यह सब पसंद नहीं था, पर वह अपना पेट पालने के लिए मजबूर थी। सूरज अभी भी उस बार डांसर के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहा था। वह डांसर सूरज को खुद से दूर करना चाहती थी, पर सूरज उसे छोड़ नहीं रहा था। वह बेचारी अपना पेट पालने के लिए कुछ और कर भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ डांस कर रही थी। डांस करते करते सूरज उसे लेकर टेबल पर आ गया। वह बार डांसर अपनी जॉब की वजह से मजबूर थी, इसलिए वह भी जाकर चुपचाप टेबल पर बैठ गई। वैसे तो काफी देर से डांस करते करते वह थक गई थी। सूरज ने वेटर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक ड्रिंक बना मेरी जान, मेरी काव्या के लिए, कहकर वो उस बार डांसर के गाल पर किस करने लगा। भाई वह बार डांसर सूरज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर सूरज उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर में वह बेचारी थक हार कर सूरज को उसकी मर्जी का करने देने लगी। वेटर ने भी जल्दी से ड्रिंक का गिलास बनाया और सूरज के सामने रख दिया। सूरज ने मुस्कुराते हुए वह गिलास उठाया और उस बार डांसर के मुंह से लगाकर उसे जबरदस्ती पिलाने लगा। उसने सूरज के इस तरह से करने के कारण से दूर धक्का देने की कोशिश की, पर तभी उसे याद आया कि पिछली बार भी उसने इस तरह से एक वीआईपी गेस्ट के साथ किया था, तो उसे यहाँ से निकालने वाले थे। पर वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर थी, इसलिए उसने काफी मुश्किल से खुद को संभाल कर सूरज को कुछ भी कर रहा था करने दिया और उसके हाथ से ड्रिंक पीने लगी। सूरज बार डांसर को ड्रिंक पिलाते हुए मुस्कुरा रहा था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या मेरी जान, कितने दिन हो गए हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया, और तुम पहले की तरह मेरी बात भी नहीं मानती। तुम उस आदित्य के पास चली गई। मैं जानता हूँ कि उसके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, पर मेरे पास भी बहुत पैसा है। फिर तुम क्यों उसके पास चली गई? कहते हुए वह उसे लगातार ड्रिंक पिला रहा था। भाई वह बेचारी बार डांसर अब तक पूरी तरह से नशे से चूर हो चुकी थी। उसे सूरज की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी और अब वह चुपचाप उसके हाथों से लगातार ड्रिंक कर रही थी। कुछ देर बाद सूरज ने मुस्कुराते हुए उस बार डांसर का चेहरा अपने हाथों में भरकर धीरे से उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, पर काव्या, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, वरना वह आदित्य का बच्चा तुम्हें मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन कर ले जाएगा। मैं समझ गया हूँ, वह रिया की बच्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम सबसे अच्छी हो। मेरी काव्या सबसे अच्छी है। वह मेरी सारी बात सुनती है। तुम्हें पता है रिया बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनती। कितनी बदतमीज है वह, और वह तुम्हारी तरह प्यारी भी नहीं है। तुम तो मेरी प्यारी काव्या हो, कहकर वह फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगा। भाई सूरज के इस तरह से बार बार किस करने के कारण उस बार डांसर ने सूरज को खुद से दूर करके नशे वाली आवाज में कहा, मेरा नाम काव्या नहीं है, मेरा नाम तो, कहकर वह अपने बालों पर हाथ फेरने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मेरा नाम क्या है? वह इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उस बार डांसर की उम्र 22-23 साल के आसपास लग रही थी। भाई उसकी बात सुनकर सूरज ने उसे अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हारा नाम काव्या है। तुम क्यों भूल रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था ना। पर मुझे खुद पता नहीं चला कि नाटक करते करते कब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ, और सिर्फ एक बदले की वजह से मैंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया। पर अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो।
इसलिए मुझे माफ कर दो और वापस मेरी लाइफ में आ जाओ। सूरज की बात सुनकर उस बार डांसर ने सूरज की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं आपकी काव्या नहीं हूँ। उसने इतना कहा ही था कि सूरज ने उसे अपनी बाहों में भरकर सेड्यूसिंग आवाज में उसके कान में कहा, सॉरी ना, पर अब यह नाटक करना बंद करो काव्या। चलो हम एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं, उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इतना कहकर सूरज उस बार डांसर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर के सेकंड फ्लोर पर ले आया। सेकंड फ्लोर पर कुछ रूम्स बने थे। उनमें से एक रूम सूरज के लिए बुक रहता था, क्योंकि सूरज पिछले एक महीने से हर रोज यहाँ पर आ जाता था और रात को ज्यादातर वह बार में ही सो जाता था। वह बार डांसर बार बार सूरज से कह रही थी कि वह उसकी काव्या नहीं है, पर सूरज बार बार उसे माफ करने के लिए कहकर उसे अपने साथ सेकंड फ्लोर पर ले आया। उसने एक रूम का दरवाजा खोला और उस लड़की को लेकर अंदर आ गया। उसने प्यार से उसे बेड पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वही वह लड़की भी बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सामने बैठा सूरज उसके साथ आखिर करना क्या चाहता है। वह मासूमियत से सूरज को देख रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने सामने बैठे किसी बड़े इंसान की बात चुपचाप सुनता है। इस तरह से वह सूरज की बात सुनने के लिए अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। सूरज ने उस लड़की की तरफ देखा और प्यार से कहा, आई एम सॉरी मेरी जान, मेरी काव्या। 2 साल तक तुम्हारे साथ जितना टाइम मैंने स्पेंड किया, वह मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूँ। जब तुम मेरे साथ थी तब तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी। तुम मेरी सारी बातें प्यार से सुन लेती थी। तुम्हारे साथ मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा कोई है जो दिल से मेरी केयर करता है, जो दिल से मुझे प्यार करता है। पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जिसे मेरी कदर हो, जो मुझे समझे, जो बिना मेरे बताए मेरी तकलीफ को समझकर उसका हल ढूंढे। मैंने उस कमीनी रिया के लिए तुम्हें छोड़ा था, पर वह बहुत ही ज्यादा बुरी है। अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। मुझे मेरी प्यारी काव्या वापस चाहिए, जो मेरी सारी बातें सुनती थी। कहकर सूरज ने उस लड़की की गोद में अपना सर रख दिया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ बच्चों की तरह लपेट लिए। भाई वह लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, पर वह समझ रही थी कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है गलत है। इसलिए उसने नशे भरी आवाज में कहा, प्लीज हमसे दूर रहो, हम तुम्हारी काव्या नहीं है, हमें छोड़ दो। भाई उस लड़की की बात सुनकर सूरज ने उसे छोड़ दिया और उसे घूरने लगा। अगले ही पल सूरज ने उस लड़की को बेड पर लिटाते हुए कहा, मुझे पता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह गलत है। तुम तो प्यारी सी गुड़िया हो, पर मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। उसके बाद तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा पाओगी और वह आदित्य कभी तुम्हें नहीं अपना पाएगा। तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। आई एम सॉरी मेरी जान, मेरी काव्या। कहकर सूरज उसके ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगा। काफी देर तक वह लड़की सूरज का विरोध करती रही, पर नशे में होने के कारण कुछ देर बाद वह भी उसका साथ देने लगी। उसका साथ मिलते ही सूरज खुश होकर उसे प्यार से किस करने लगा। पूरे रूम में दोनों की सिसकियां और तेज चलती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और उन्होंने उस लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए उसके कानों में मधोसी भरी आवाज में कहा, काव्या जान, आई लव यू वेरी मच। मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो और कल सुबह भी शायद तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, पर फिर भी मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। इस एक महीने में तुम्हारे बिना कैसे अपने दिन काटे हैं, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। उस रिया चुड़ैल के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे वह मेरा खून पी जाएगी, पर अब तुम तो मेरी लाइफ में वापस आ जाओगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भाई वह लड़की बार बार अपने आप को खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गई थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, पर सूरज उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिर में जब वह लड़की आधी बेहोशी में चली गई, तब सूरज ने उसे छोड़ दिया और उसकी बगल में आकर लेट गया। सूरज ने नशे की हालत में उसे किस करते हुए कहा, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो चुकी हो काव्या। अब वह आदित्य तुम्हें और मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। कहकर उसने उस लड़की को कस के गले लगा लिया और सुकून की नींद सो गया। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपने रूम में आराम से सो रही थी, पर आदित्य उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। यह सपना देखते ही वह झटके से उठकर बैठ गई। उसके पूरे माथे पर पसीना था। उसने लंबी सांस लेकर खुद को शांत किया और खुद से कहा, काव्या शांत हो जा,
वह और तू बस कुछ दिनों के लिए एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए उनके बारे में सोचना बंद कर। इतना कहकर काव्या दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, पर अब उसे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। वो उठकर बैठ गई और मेडिटेशन करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 7 बजे खिड़की से आई सूरज की किरण जैसे ही सूरज के चेहरे पर पड़ी, सूरज की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आंखें खुलते ही उसने अंगड़ाई ली और अपनी बगल में सो रही लड़की के माथे पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग काव्या। कहकर उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, काव्या की जगह किसी और लड़की को देखकर बाहर बढ़ाकर उठकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? भाई उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बेड पर सो रही वह लड़की भी जाग गई। जैसे ही उसने उठकर बैठने की कोशिश की, उसे तेज दर्द महसूस हुआ और दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भाई किसी और लड़की को अपने बेड पर देखकर सूरज गुस्से से पागल हो गया। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस वक्त सूरज अपने सामने पड़ी अनजान लड़की को गुस्से से देख रहा था। भाई वह लड़की हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने उठने की कोशिश की, तभी उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द इतना ज्यादा था कि उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी वह लड़की खुद को संभाल पाती, तभी उसके कानों में सूरज की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। सूरज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम और मेरे साथ क्या कर रही हो? सूरज की बात सुनकर उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाकर सूरज की तरफ देखा, तो उसे याद आया कि ये वही लड़का है जो हर रोज बार में घंटों तक बैठकर शराब पीता है और उसे काव्या समझकर उसके साथ डांस करता है। अभी वह लड़की हैरानी से सूरज को देख ही रही थी कि तभी सूरज ने गुस्से से उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत बना दी। झटके से इस तरह से सूरज के पकड़ने के कारण वह लड़की संभल नहीं पाई और बेड पर गिर गई। भाई सूरज गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे उसकी गर्दन को कसकर दबा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा कौन हो तुम और मेरी काव्या कहाँ है? मैं कल रात उसके साथ ही था। सूरज की बात सुनकर उस लड़की ने कुछ कहने की कोशिश की, पर सूरज ने कस के उसकी गर्दन को दबा दिया था। इस वजह से वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उस लड़की ने सूरज को रोकने की कोशिश की, पर सूरज तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया था। सूरज के सर पर इस वक्त खून सवार था। उस लड़की ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। सूरज के कसके पकड़ने के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी बंद होती आंखों से सूरज की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। भाई सूरज को यह भी होश नहीं था कि इस वक्त वह किसी की जान ले रहा है। जैसे उसने उस लड़की की आंखें बंद होती देखी, उसने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर ढीली कर दी। सूरज के छोड़ते ही वह लड़की जोर जोर से सांस लेने लगी। इस वक्त उसका चेहरा सांस न ले पाने की वजह से लाल हो चुका था। उसने अपने डरे हुए चेहरे के साथ सूरज की तरफ देखा, जो कि इस वक्त उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी के अभी उसकी जान ले लेगा। उस लड़की ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया आपने किया। आप ही हर रोज नशे की हालत में हमें काव्या समझकर हमारे साथ डांस करते थे, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह आपने ही किया। आपने कल जबरदस्ती हमें शराब पिला दी थी। हमें कुछ भी नहीं पता। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। हम बहुत मामूली लड़की हैं। हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। वह लड़की रोते हुए बार बार सूरज से यही सब कह रही थी। भले ही उसने अपनी इज्जत गंवा दी थी, पर वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजबूर थी। उसके परिवार में उसके 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी, और उसके माँ बाप काफी ज्यादा बीमार और बूढ़े थे। पूरे परिवार का खर्च उस अकेली के ऊपर था, इसलिए उस वक्त वह खुद को मजबूत रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर इस इंसान ने चाहा तो वह उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था। इसलिए वह लड़की रोते हुए बार बार अपने सामने खड़े उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रही थी, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वहीं सूरज उस लड़की की बात सुनकर गुस्से से उसे ही देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कौन नहीं। मुझे बस इस बात से मतलब है कि मैं तुम्हारे जैसी 2 कौड़ी की लड़की के साथ यहाँ पर सोया था। तुम्हें पता भी नहीं है कि इस वक्त मुझे अपने शरीर से कितनी ज्यादा गंदगी महसूस हो रही है। मुझे घिन आ रही है खुद से। तुम्हारी जैसी चीप लड़की के साथ कैसे सो सकता हूँ? कहकर उसने अजीब सा मुंह बनाया। सूरज को खुद को इस तरह से देखता देखकर
वह लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। उसने कस के अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के कोनों से दो बूंद आंसू की उसके गाल पर आ गईं। इस वक्त उसकी हालत देखकर कोई भी उस पर तरस खा सकता था। उसे उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, पर फिर भी बिना किसी गलती के वह सामने खड़े इंसान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसे माफ कर दे। उसने अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है। सूरज ने जब उसे अपनी आंखें बंद करके रोते देखा, तब उसने चिल्लाते हुए कहा, यह नाटक बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे जैसी लड़कियों को। तुमने मुझे जरूर सिड्यूस किया होगा और मेरी काव्या बनकर इस तरह से मेरे बेड पर आ गई। पर यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को कोई पैसे वैसे देने वाला हूँ। अच्छे से जानता हूँ रोज का काम होता है तुम लोगों का। यह किसी अमीर आदमी के बिस्तर तक जाना और फिर उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे हड़पना। पर तुम शायद मुझे जानती नहीं। तुम्हारे जैसी हजारों लड़कियों के साथ मेरा पाला पड़ा है और उन सबको मैंने अच्छे से सबक सिखाया है। सूरज की बात सुनकर उस लड़की की आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। भले ही वह गरीब थी, पर वह इज्जत से जीने वाली लड़की थी। उसने इस बार हिम्मत करके अपनी आंसू भरी आंखों से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, जो कुछ भी किया आपने किया, फिर भी हम आपसे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी औकात नहीं है आपके सामने खड़ा रहने की। और रही बात आपको हमें देखकर गंदी महसूस हो रही है, तो इस गंदगी को ही अपने माथे पर आपने लगाया है। इसलिए हमारा इल्जाम हम पर लगाने से पहले जरूर ये सोचिएगा कि आप जैसे ही लोग हमारी जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हैं और बाद में उन्हें ही धमकी देते हैं। उस लड़की की बात सुनकर सूरज ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बहुत गंदी चीज हो। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं की हूर की परी हो, जो मैं तुम्हारी जैसी लड़की को अपने माथे से लगाऊंगा? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा। वैसे भी मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमसे हजार गुना ज्यादा अच्छी लड़कियों को आज तक मैंने अपने बिस्तर पर देखा है। इसलिए तुम्हें देखकर मुझे कोई खास खुशी तो नहीं हुई, पर मेरा सपना टूट गया, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपनी काव्या का होना चाहता था। सूरज की बात सुनकर उस लड़की ने सूरज की तरफ देखकर इस बार थोड़ी हिम्मत करके कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में छोटे से छोटा काम किया है अपना पेट पालने के लिए, पर कभी इस तरह की घटिया हरकत नहीं की, ना ही आगे कभी करेंगे। आपने हमसे हमारी इज्जत तो छीन ली, पर अब कम से कम हमें खुद को संभलने का मौका तो दीजिए। इस तरह की घटिया बातें करके आप हमारे दिल को क्यों दुखा रहे हैं? उस लड़की की बात सुनकर सूरज ने हंसते हुए कहा, काफी अच्छा नाटक कर रही हो सती सावित्री होने का, पर अब इस नाटक को बंद करो। बताओ कितने पैसे चाहिए? अभी तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारता हूँ। सूरज कपूर के पास इतना तो पैसे हैं ही कि तुम्हारी जैसी लड़की का पेट पाल सके। बताओ कितने चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे इस नाटक से बोर हो चुका हूँ। सूरज की बात सुनकर इस बार उस लड़की ने गुस्से से कहा, मिस्टर सूरज कपूर, होंगे आपके पास बहुत पैसे, पर आसना शर्मा को किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। बचपन से अपना पेट पालना खुद सीखा है, अपनी मेहनत के बलबूते, और आगे भी पेट पालूंगी अपना और अपने परिवार का, अपनी मेहनत के बलबूते पर। इसलिए आप अपने पैसे अपने पास रखकर खुद के लिए थोड़ी तमीज खरीद लीजिए, आपके काम आएगी। सूरज जो कि मुस्कुरा रहा था, उस लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उसने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, बहुत जुबान चल रही है तेरी, लगता है अपनी औकात भूल गई। तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं अभी के अभी तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ, और तेरे पूरे परिवार की भी। इसलिए अपनी जुबान खोलने से पहले ये जरूर सोच ले कि तेरे सामने कौन खड़ा है। सूरज की बात सुनकर इस बार उस लड़की यानी कि आसना की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आप जैसे लोग कर ही क्या सकते हैं? किसी की जिंदगी बर्बाद करना तो आप लोगों के लिए मजाक होता है ना। आप तो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए होते हैं, इसलिए आपको ना पैसे का मतलब होता है और ना ही परिवार का। इसलिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना आपको एक खेल लगता है, पर आप यह नहीं सोचते कि आप जब किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं तो उसके साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। आसना की बातें सुनकर सूरज ने हाथ दिखाते हुए कहा, बहुत सुन लिए तुम्हारे प्रवचन, अब अपना प्रवचन बंद करो, क्योंकि तुम्हारे प्रवचन सुनने के बाद भी मेरे अंदर का शैतान नहीं मरने वाला। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। इसलिए ज्यादा नाटक मत करो, सीधे तरीके से बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। सूरज की बात सुनकर आसना ने रोते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें यहाँ से जाने दीजिए।
और भूल जाइए कि कभी आपने हमें देखा भी था। हम बस इतना चाहते हैं, हमारी बस ये बात मान लीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। आसना की बात सुनकर और उसे रोता देख सूरज ने अजीब तरह से उसे देखा और अपने कपड़े पहनकर जाते हुए आसना से कहा, देखो, बर्थ कंट्रोल पिल्स खा लेना, फिर आगे मुझे नाटक नहीं चाहिए कि ये तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां अपना बड़ा सा पेट लेकर आ जाती हैं बताने के लिए कि ये तुम्हारा बच्चा है, पालो इसे। भला भला, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं चाहिए, इसलिए खुद खा लेना, वरना जबरदस्ती जाकर खिलाऊंगा। कहकर सूरज तेजी से रूम से बाहर चला गया। सूरज के जाने के बाद भी आसना अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर काफी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और अपना चेहरा ऊपर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। उसने खुद से कहा, नफरत है हमें आपसे, आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि वह दोबारा आपसे हमारा सामना न करे। कहकर आसना जैसे तैसे बेड से खड़ी हुई। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और काफी मुश्किल से बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाने के बाद ठंडे पानी के शावर के नीचे वह बैठ गई और अपनी बर्बाद हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों के सामने सूरज की बदतमीजी घूम रही थी। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, नफरत है आपसे, बेइंतहा नफरत। एक महीने बाद मुंबई। काव्या इस वक्त अपने प्रोडक्शन के ग्रुप के लोगों के साथ मौजूद थी। एक महीने में सब कुछ फाइनल हो चुका था। अब कल से काव्या की फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इस वक्त वह फिल्म के हीरो विधान कश्यप के साथ मौजूद थी। विधान भी काव्या को ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। एक महीने में वह लोग काफी बार मिल चुके थे, जिस वजह से दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विधान को काव्या की सिंपलिसिटी, उसका नेचर बहुत ज्यादा पसंद था। भाई, काव्या तो विधान की एक्टिंग की दीवानी थी। काव्या जब भी बाहर होती तब खुश होती, पर जब भी वह एके मेंशन आती वह उदास हो जाती, क्योंकि उस बड़े से घर में वह अकेली थी। पिछले एक महीने से आदित्य वापस नहीं आया था, ना ही उसने कभी काव्या को कॉल करके कुछ पूछा था। काव्या की भी हिम्मत नहीं थी उसे कॉल करके वापस आने के लिए कहने की। उस बड़े से घर में उसे दीवारें काटने के लिए दौड़ती थी। इसलिए काव्या जितना हो सके उतना टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताती थी। विधान ने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो कल से हमारी शूटिंग स्टार्ट है और मुझे यकीन है काव्या कि तुम अपनी पहली फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दोगी। विधान की बात सुनकर काव्या ने छोटे बच्चों की तरह कहा, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। आप इतने बड़े एक्टर और मैं तो अभी न्यू कमर हूँ। आपके सामने तो कोई मुझे नोटिस भी नहीं करेगा। मुझे इसी बात का डर है। कहते उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। काव्या की बात सुनकर विधान ने हंसते हुए उसका चेहरा अपने एक हाथ से ऊपर उठा लिया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है काव्या। मैंने खुद तुम्हारी एक्टिंग देखी है। कोई चाह कर भी तुम्हारी एक्टिंग को इग्नोर नहीं कर सकता। और रही बात मेरी, तो मैं फेमस अपनी पहली फिल्म के बाद ही हुआ था, क्योंकि वह फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। मैंने अपनी जी जान लगाकर उस फिल्म में अपना बेस्ट दिया था और आज उस वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। इसलिए तुम्हें इस तरह से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अपना 100% दिया तो तुम भी एक दिन मुझसे भी ज़्यादा बड़ी स्टार बन जाओगी, मुझे यकीन है। विधान को इस तरह से खुद को मोटिवेट करता देखकर काव्या मुस्कुराने लगी। भाई, उन दोनों को दूर खड़ी आयशा गुस्से से देख रही थी। आयशा इस फिल्म में सेकंड फीमेल लीड के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। उसने काफ़ी जुगाड़ लगाने के बाद खुद को इस फिल्म के लिए सिलेक्ट कराया था, जिसका रीज़न यह था कि वह काव्या को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी। विधान उसका क्रश था और जब से काव्या उसकी लाइफ में आई थी, विधान उसके साथ ढंग से बात ही नहीं करता था और उसका रीज़न कहीं ना कहीं आयशा काव्या को ही समझती थी। कुछ देर बाद काव्या ने विधान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ, कल से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। काव्या की बात पर विधान ने कहा, ठीक है काव्या, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं अभी निकलने ही वाला हूँ। विधान की बात सुनकर काव्या ने अपने निचले होठों को काटते हुए मन ही मन कहा, अगर इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आदित्य कपूर के साथ रहती हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। कहकर काव्या ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे भी मेरा घर दूसरी डायरेक्शन में है। काव्या की बात सुनकर विधान ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरी डायरेक्शन से भी अपने घर जा सकता हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तुम्हें अकेले जाने में प्रॉब्लम होगी। विधान को इस तरह से जिद करता देखकर काव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपके साथ आ जाती, पर वह क्या है ना, मेरा एक फ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है और वह ऑलरेडी निकल चुका है। अगर मैंने उसे अब मना किया तो मुझसे गुस्सा हो जाएगा, इसलिए प्लीज, कहकर काव्या ने क्यूट सी शक्ल बनाकर विधान की तरफ देखा। विधान मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाला था कि तभी दोनों के कानों में आयशा की आवाज पड़ी। आयशा ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ काव्या की तरफ देखते हुए कहा, विधान, तुम्हें इसे घर छोड़ने की क्या जरूरत है? वैसे भी इसके तो काफी दोस्त होंगे जो इसके आगे पीछे मजनू की तरह घूमते फिरते होंगे। आज कोई और आ जाएगा तो कल कोई और। जब कोई नहीं होगा तब तुम छोड़ देना। कहते हुए वह उन दोनों के पास आ गई। भाई आयशा की बात सुनकर काव्या गुस्से से उसे देखने लगी। विधान ने आयशा को देखकर उसे घूरते हुए कहा, आयशा, तुम कब किसी के साथ तमीज से बात करना सीखोगी? अगर भगवान ने मुंह दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अपनी गटर जैसी जुबान हर जगह खोलती फिरोगी। विधान को खुद के लिए इस तरह से बात करता देख आयशा ने विधान को देखकर गुस्से से कहा, तुम इस कल की आई लड़की के लिए मेरे साथ किस तरह से बात कर रहे हो? विधान, हम दोनों इंडस्ट्रीज में इतने सालों से हैं, इनफैक्ट हम दोनों दोस्त भी हैं, फिर भी तुम इस लड़की के लिए मेरे साथ इस तरह से बात कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कहते हुए आयशा ने बहुत मायूसी से विधान की तरफ देखा। आयशा की बात सुनकर विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, हम दोस्त नहीं है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। हम बस एक इंडस्ट्री में होने की वजह से एक दूसरे को जानते हैं और हमने अभी तक बस 2 फिल्मों में एक साथ एक दूसरे के साथ काम किया है। रही बात दोस्ती की, तो मैं दोस्ती सिर्फ उन लोगों से करता हूँ जिनके दिल साफ हों, जो कि दूसरों की रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी तरह नहीं जो दूसरों की कामयाबी पर दिन भर जलते फिरें। विधान की बात सुनकर आयशा उसे गुस्से से देखने लगी। तभी काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, विधान, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर काव्या ने आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे बहुत दोस्त हैं जो मेरे पीछे घूमते रहते हैं, पर मजनू बनाकर नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह, हमेशा अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम्हारे पास तो ऐसे दोस्त होंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पैसों को देखकर तुम्हारे साथ रहते हैं। पर मेरे दोस्त मेरे साथ तब भी थे जब मेरे पास कुछ नहीं था, और तब भी रहेंगे जब मेरे पास सब कुछ होगा। तुम ऐसी दोस्त को कभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम दोस्ती को पैसों के साथ तोलती हो, दोस्ती को नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे एक रिश्ते को पैसों के साथ तोलती हो। मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में तुम सोच सकती हो। अब मैं हर किसी की सोच पर लगाम तो नहीं लगा सकती ना। इतना कहकर काव्या मुस्कुराने लगी। काव्या की बात सुनकर आयशा ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम होती कौन हो मेरे दोस्तों के बारे में कुछ भी कहने वाली? औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने खड़े रहने की। आयशा की बात सुनकर काव्या ने इस तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे दोस्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट तुम मेरे बारे में और मेरे दोस्तों के बारे में कहने के लिए यहाँ अपने पैरों को दुखाते हुए आई थी। मैं तो अपनी जगह पर ही खड़ी हूँ, इसलिए मेरी औकात देखने से पहले खुद की औकात देख लो। तुम ही मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हो, मैं नहीं। काव्या की बात सुनकर आयशा के तन बदन में आग लग गई। वही विधान मुस्कुराते हुए काव्या की तरफ देख रहा था, जो बिना किसी बदतमीजी के आयशा को उसकी औकात दिखा रही थी। विधान ने इस बार थोड़े गुस्से से कहा, अगर तुम्हारी बेइज्जती करवाकर शांति हो गई हो तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। आयशा, वैसे भी हम दोनों को तुम्हारे साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विधान की बात सुनकर आयशा ने उसे देखा और गुस्से से वहां से चली गई। आयशा के जाने के बाद विधान ने पलटकर काव्या से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है काव्या, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगा। ध्यान से जाना, कल से हमारी फिल्म की शूटिंग होने वाली है, इसलिए खुद की तबीयत का ध्यान रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिल्म में देरी हो। कहकर विधान मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। विधान के जाने के बाद काव्या ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और ड्राइवर को कॉल करके खुद को लेने के लिए बुला लिया। विधान अपने ड्राइवर के साथ निकल गया। काव्या भी प्रोडक्शन हाउस के बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर चली गई। वहीं कोई था जो काव्या को इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर जाता देख गुस्से से जल रहा था।
यह कोई और नहीं, आयशा थी। उसने खुद से कहा, ये इतनी अमीर तो है नहीं, फिर इतनी महंगी गाड़ी कैसे है इसके पास? जरूर किसी अमीर बूढ़े के मिस्ट्रेस की हो गई। मुझे इसकी सच्चाई विधान और बाकी सबके सामने लानी होगी। कैसे सती सावित्री बनकर सभी लोगों के सामने घूमती है। बहुत जल्दी मैं इसे एक्सपोज कर दूंगी। कहकर आयशा भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। काव्या एके मैंसन की तरफ जा रही थी, पर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। घर पर उसे अकेला अकेला फील होता था। इसलिए जाते जाते उसे रास्ते में पार्क दिखा, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। उसने ड्राइवर से कहकर गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी। काव्या जल्दी से गाड़ी से उतरकर पार्क की तरफ चली गई। बच्चों को इस तरह से खेलते देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए एक बच्चे की तरफ देखकर प्यार से कहा, क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ? वह बच्चे इस वक्त पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। उस बच्चे ने काव्या की तरफ देखा। उसकी उम्र 10-11 साल की होगी। काव्या को देखकर उसने शर्माते हुए कहा, ब्यूटीफुल दीदी, आप हमारे साथ खेल सकती हो। उस बच्चे को शर्माता देखकर काव्या हंसने लगी। उसने हंसते हुए उसके गाल को खींचा और उन लोगों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगी। काफी देर तक बच्चों के साथ खेलने के बाद काव्या उन्हें मुस्कुराते हुए बाय कहकर गाड़ी में आकर बैठ गई। करीब आधे घंटे के बाद वह वापस एके मेंशन पहुंच गई। मेंशन पहुंचते उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई। इतने बड़े मेंशन में उसके साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं था। उसे यहाँ से भागने का दिल करता था, पर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। वह जैसे तैसे अपने रूम में वापस आ गई और चुपचाप उदासी से खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने आदित्य का चेहरा आ गया। उसने खुद से कहा, क्या आप मुझसे इतना गुस्सा हो? क्या आप कभी वापस नहीं आओगे? 1 महीना हो चुका है, क्या आपको बिल्कुल भी मेरी याद नहीं आती? कहकर काव्या ने अपना सर बेड के सिराने पर टिका दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।